हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकी लक्ष्य नीट बैच में। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, भयंकर हेडेक हो रहा है, भयंकर से भी भयंकर, मतलब इतना तेज हेडेक कभी नहीं हुआ मुझे। लेकिन फिर भी आज क्लास इसलिए कैंसिल नहीं कर सकता था कि न्यूक्लियर का थोड़ा पार्ट बचा हुआ था और इधर क्लास कैंसिल भी बहुत हो गई। कल तो एक हेल्थ इमरजेंसी था, किसी को ब्लड डोनेट करना था, हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे 3-4 बजे के आसपास। नया बोर्ड कहाँ से आ रहा है, वही पुराना बोर्ड है, इसलिए कल क्लास कैंसिल हो गई थी। पता नहीं, अभी शाम को आधे घंटे पहले से और ज़्यादा हो गया, बहुत तेज। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ाऊंगा ना तो ठीक होगा। एक्चुअल में पढ़ाऊंगा तो ठीक होगा, ये हमेशा से रहा है थोड़ा, ठीक है ना। तो आज न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 4 है। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको फटाफट खत्म करा देते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सेक्शन है। सबसे पहले जो हम डीके पढ़ रहे थे, उस डीके में एक्टिविटी समझना है आपने कि एक्टिविटी क्या होता है। कल थोड़ा ब्लड डोनेट करना था किसी रिलेटिव को ही, इसलिए जाना पड़ा हॉस्पिटल शाम को, ठीक है। ब्लड ग्रुप मेरा है ओ पॉजिटिव। क्या हुआ कि बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। उन्होंने बोला कि वैसे तो एक्सचेंज हो जाता, लेकिन बी पॉजिटिव ही अर्जेंट है। मैंने पूछा लोगों से तो बोला कि बी पॉजिटिव है तुम्हारा, जाओ। घर में पूछा, सबसे पूछा, बोला बी पॉजिटिव है, और बी पॉजिटिव चाहिए था। मैं गया, उन्होंने टेस्ट किया, मेरा निकला वो पॉजिटिव। बोला कि जब आ गए हो तो दे ही दो। हम कि ठीक है, दे देंगे वो बात। वो पॉजिटिव, जरूरत थी बी पॉजिटिव, और मैं भी सोच के वही गया था कि बी पॉजिटिव है। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मतलब सच में ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है। दिल्ली छोड़ के कहीं गांव में बसना पड़ेगा, बट वही ना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है ना गांव में कहीं थोड़ा। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है। ये कह रहा सर मुझे बता देते, मैं दे देता, लेकिन बैगन का ब्लड डोनर अलाउड नहीं है। बैगन छाप ब्लड नहीं चाहिए। इधर आ, देख इधर, ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देख इधर। तो एक्टिविटी, एक्टिविटी मैं पढ़ाऊंगा अभी। उसके बाद मीन लाइफ एक होता है, वो पढ़ाऊंगा। हाफ लाइफ के साथ मीन लाइफ भी होता है। पैरेलल डिसइंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझाऊंगा। फ्यूजन एंड फ्यूजन का कंसेप्ट फिर से एक बार समझाऊंगा, मैथमेटिक्स के साथ एंड कंसेप्ट के साथ। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर जो बोर्ड में काम आता है वो समझाऊंगा। न्यूक्लियर रिएक्टर से नीट में भी सवाल आ जाते हैं छोटे छोटे, और वो पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। हालांकि ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ते हो, उसमें ये ज़रूरी पड़ेगा, उसमें ज़रूरी पड़ेगा। मे आई टेक वन फोन कॉल, वेरी अर्जेंट प्लीज़। You allow me, then I will receive. You allow me? Okay, thank you.
अरे चमन चोमू, दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पोर्शन थोड़ा बचा हुआ है वो पढ़ाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिवीजन प्लानर पे बात कर लेते हैं। रिवीजन, वेट 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 वेट, सॉरी। देखो, रिवीजन वीक में 3 से 4 दिन होगा, 3 से 4 दिन होगा, जिसमें हम बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, और हर थ्योरी पे 2-4 क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। ये मैं बात कर लेता हूँ टीम से, मंडे से स्टार्ट करेंगे। पर वीक, ठीक है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स भी करा दूंगा। चल ऐसा करता हूँ, बैठ के बनाता हूँ यार, अभी 2 दिन से तबीयत बहुत खराब है, सच में बहुत हेडेक हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है। मैं बैठ के बनाता हूँ, कुछ ऐसा बना देता हूँ, 4 दिन रखता हूँ, 2 दिन 11th, 2 दिन 12th, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा। 2 दिन 12th और 2 दिन 11th, 4 दिन रख देता हूँ। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अभी बोल देता हूँ, अभी बोल देता हूँ। अरे मालिक, 11th का थोड़ा सा ना रिवीजन कराना है, तो मेरी ना वीक में 4 क्लास लगा दो, जैसे भी पॉसिबल है। 2 दिन 11th, 2 दिन 12th कराऊंगा मैं इनको। 12th थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, 11th फिर उनको आगे तक कराता जाऊंगा, है ना। और 12th में ऑप्टिक से शुरू कर दूंगा। भाई साहब डिमांड देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई सारे 22, पढ़ाई लिखाई सारे 22। 2 days 11th, 2 days 11th, 2 days 12th। 12th थोड़ा फास्ट चलेगा, स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स, स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स विथ बोर्ड प्रिपरेशन, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, मतलब बोर्ड को स्पेशली ध्यान में रखते हुए। एंड 2 days 11th स्लो और थोड़ा बेसिक से। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ना, देख ले और कुछ चाहिए तो। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो था, थर्मोडायनेमिक्स वाला जो था, मैं 3 बार पहले भी बोल चुका हूं, और आज भी मैंने बोला है, आज भी मैंने बोला है, ठीक है। तो डल जाएगा, आज मैंने बोला है, अगर आज नहीं डलेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। आज नहीं डला अगर तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है, तो आज डल जाएगा। तो 2 days 11th स्लो एंड बेसिक, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर तक तो ले ही जाएंगे। एंड 2 days 12th थोड़ा फास्ट चलेंगे, बोर्ड के साथ में चलेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स। अब कुछ और, अब तेरे घर आके पढ़ा दूं, घर आ जाऊं तेरे, है ना। दाल चावल खिलाएगा क्या, भात दाल खिलाएगा। हाँ, अब हर बच्चे की अगर ध्यान में देखा जाए तो हर बच्चे की डिमांड अलग। प्रैक्टिस सीट, ठीक है, प्रैक्टिस सीट। और कुछ, और कुछ। एक कप चाय, ठीक है। चिकन मटन, तेरे जैसा पापी नहीं हूं मैं, चिकन मटन भोली भोली जय गंगे, सब पापी सब है यहाँ रहता है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैंने आपको छोड़ा था, और ये सवाल फटाफट हम लगाते हैं, ये सवाल हम लगाते हैं, यहां पे मैंने आपको छोड़ा था, ठीक है। देखिए, 2 radioactive substance A and B have decay constant 5 lambda and lambda। 2 radioactive substance, एक चीज और मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे, एंड 99% मैं पूरी कोशिश करूंगा, जब तक तुम्हारा नीट नहीं हो जाता तब तक इस बैच में वीक में क्लास चलती ही रहेगी। मतलब भले ही लास्ट के महीने में या लास्ट के 10 दिन में वीक में एक ही क्लास हो, लेकिन कुछ ना कुछ आके पढ़ाई के जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आके पढ़ाता रहूंगा, साथ रहूंगा, है ना, जब तक तुम्हारा, जिस दिन तक नीट नहीं हो जाता उससे एक दिन पहले तक। उसके बाद तो अपन है ही, कोई दिक्कत नहीं। बैगन
बैगन जैसी शक्ल लेके बसिया भात खाएगा, मटर पनीर की बात करता है। चल, तो टू रेडियो एक्टिव सबस्टांस देख, टू, चलना भाई, टू रेडियो एक्टिव सबस्टांस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा, हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा, 5 लैम्डा एंड लैम्डा रिस्पेक्टिवली। अब कोई डिमांड मत करना, सुबह में करो, शाम में करो, ये करो, वो करो, बेटा उसका कोई सेंस नहीं है ना। आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक बात बताऊं, इतना जो इतना बोल दिया ना और कर दूंगा ना, बहुत बड़ी बात होगी। इतना ही, इतना अगर करा दिया तो एफर्ट्स लगता है ना हर काम में, इतना आसान तो नहीं है। बोल के थोड़ी ना जाना है भाई, करना भी है। तो आगे अब ये मत बोलना कि सर ऐसे कराओ, वैसे कराओ, सुबह में कराओ, शाम में कराओ, इतने घंटे में कराओ, ये कराओ, वो कराओ, उस सब का कोई लॉजिक नहीं है। बस प्रार्थना कर कि इतना करा दूं, इतना करा दूं, ये बहुत बड़ी बात होगी। बस ये कर, फिंगर क्रॉस कि सर इतना करा देना, और नीट के एग्जाम तक हर वीक में क्लास लगाते रहना, बस बहुत बड़ी बात होगी, है ना। और इतना तुम कर लो वो भी बहुत बड़ी बात है, ये भी याद रखना। तो तुम्हारी पर्सनल इच्छा क्या है वो अलग बात है, और नीट में सेलेक्ट होने के लिए कितना चाहिए वो एक अलग बात है। तो इंसान है यार, और जानते ही हो, मतलब आदमी डैश है, डैश चाहता है, तो आदमी तो भाई कुछ भी चाहता है। आदमी डैश है, वो डैश चाहता है। समझ गया। आज मुझे इतना फोन क्यों आ रहा है पता नहीं, लगता है प्राइम मिनिस्टर मैं ही बनने वाला हूं। Two radioactive substances A and B have decay constant 5 lambda and lambda respectively. At T is equal to 0, they have same number of nuclei. मतलब initially T is equal to 0 पे दोनों पे initial number of nuclei same था। दोनों पे initial number of nuclei क्या था? Same था। The ratio of number of nuclei of A to the B will be 1 upon E square after a time interval. 1 upon E square after a time interval मतलब किसी टाइम के बाद अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखूं, ए की बात करूं, तो ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा n बराबर n नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। ये तो होता है, हाँ। तो इसका ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बटा बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टी टाइम पे, इनिशियल नंबर बी का भी n नॉट है, ई का पावर माइनस, अच्छा पहले का डीके कांस्टेंट 5 लेमडा था तो 5 लेमडा आएगा, लेमडा इंटू टी आएगा। सेमी टाइम के बाद देखना है, डिवाइड करोगे तो n नॉट से n नॉट कट जाएगा, ए का बटा बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ई का पावर ऊपर है माइनस 5 लेमडा टी और ई का पावर माइनस लेमडा टी। 1 अपॉन ई स्क्वायर है ना बेटा, अगर इसको ले जाओगे तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर ई का पावर माइनस 5 लेमडा टी और माइनस लेमडा टी, बताओ क्या होगा, माइनस 4 लेमडा टी। क्यों भाई, ये नीचे निगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ। और ये सर -2 होगा, ये क्या होगा, -2 होगा। तो दोनों का पावर कंपेयर करो, बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर 4 लेमडा टी, तो टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 लेमडा। सही बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं क्या? आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, क्यों खड़ा हो जाऊं, गाली सुनना है मुझे, बढ़िया मास्टर आदमी हूं, थोड़ा कम गाली सुनता हूं, ज्यादा प्यार मिलता है ना, कम गाली सुनता हूँ ज्यादा प्यार मिलता है। और मैं नेता बन जाऊंगा, ज्यादा गाली खाऊंगा, गाली खाने का शौक नहीं भाई, नो गाली, नो गाली, नो नो गाली। जितना पढ़ा रहा हूं बहुत है, और चाहता है कि मैं गाली खाऊं, काहे नेता बनूंगा मैं, भले ही वोट मिल जाए क्या पता जीत जाऊं, लेकिन उससे गाली मिलेगा और क्या। इस बीजेपी के साथ जाऊंगा कांग्रेस आप वाले गाली देंगे, आपके साथ जाऊंगा बीजेपी वाले गाली देंगे। तो यही तो खेलना थोड़ी ना यार, आधे बच्चे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम पढ़ाने के नाम पे सारे पार्टी को यूनाइट करके तो रखा हुआ है ना, कम से कम सोच, सारी विचारधारा को यूनाइट करके रखा हुआ है मैंने। तो टीचर का काम है सबको यूनाइट करके रखना, और पॉलिटिक्स का काम है सबको डिवाइड करके रखना। तो खुश नसीब है कि
यूनाइट करके रखने वाला काम करता है। हमारे लिए सब बराबर, सारे पार्टी के, सारे जाति के, सारे धर्म के सभी लोग हमारे लिए बराबर है। तो बहुत खुशकिस्मत की बात है, सबको यूनाइट करके रखते हैं, डिवाइड करने वाला काम। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पी एन क्यू डिसइंटीग्रेट इनटू आर। डिसइंटीग्रेट मतलब डीके करके वो आर बना रहा है, मतलब ये कह रहा है कि पी भी आर बन रहा और क्यू भी आर बन रहा, ऐसा कुछ हो रहा। पी भी आर बन रहा और क्यू भी आर बन रहा, विथ अ हाफ लाइफ 1 मंथ एंड 2 मंथ। इसका हाफ लाइफ है 1 महीने का, पी का हाफ लाइफ है 1 मंथ, एंड 2 का हाफ लाइफ है 2 मंथ, मतलब क्यू का हाफ लाइफ है 2 मंथ। ओके, 2 मंथ। टी इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ईच पी एंड क्यू इज एक्स। दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है? एक्स है, ठीक है। टाइम एट विच रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर। मतलब जिस समय देखो सवाल पढ़ो, बहुत मुश्किल है। टाइम एट विच किसी टाइम पर, टाइम एट विच रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल। टाइम एट विच रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब बेटा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डी एन बाई डी टी, यही तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, वो होता है लेमडा एन। तो उनका लेमडा एन बराबर है, उनका क्या है? लेमडा एन बराबर है। उनका नंबर बराबर नहीं है, उनका लेमडा एन बराबर है। वैसे ही सिलेबस में ये है नहीं, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन चलो करते टी हाफ का फॉर्मूला जानते हो? टी हाफ का फॉर्मूला होता है ln 2 बाई लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या होगा? लेमडा बराबर ln 2 बाई टी हाफ होगा, ln 2 बाई टी हाफ होगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर होने का मतलब है, देखो क्या बोल रहा है, टाइम एट विच रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर इक्वल है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं माइनस डी एन बाई डी टी को, वो इक्वल है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, लेमडा को रखेंगे ln 2 n बाई टी हाफ। मतलब n बाई टी हाफ की वैल्यू p के लिए और q के लिए बराबर हो जाए। मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ a बटा a की हाफ लाइफ कितनी है, सॉरी p नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ p बटा p की हाफ लाइफ कितनी है? 1 मंथ, बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ q, और q की हाफ लाइफ कितनी है? 2 मंथ। तो n 2 टाइम्स ऑफ np बराबर nq जब हो जाएगा, उसी समय तुम्हें r का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछना है। समझ रहे हो? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ p बराबर नंबर ऑफ q, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ p बराबर नंबर ऑफ q जिस समय होगा, उसी समय r कितना होगा ये पूछा है। एक बात बताओ, एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा? सर एक हाफ लाइफ के ये बाद बचेगा x/2, मतलब 1 मंथ के बाद बचेगा x/2। 2 मंथ के बाद कितना बचेगा? 2 मंथ के बाद बचेगा x/4। अगर मैं इनिशियल नंबर दोनों का सेम था, ये 2 महीने बाद कितना बचेगा? ये 2 महीने बाद बचेगा x/2। 2 महीने का इसका तो हाफ ही लाइफ है, तो 2 महीने बाद बचेगा x/2। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ q की वैल्यू नंबर ऑफ p का डबल है क्या? हाँ देखो, ये x/4 है, तो नंबर ऑफ p जो बचा है वो कितना है? x/4। x/4 का डबल करूंगा तो x/2 बचेगा। मतलब ये वाला टर्म बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत मुश्किल सवाल है, एक बार समझना प्लीज। टाइम एट विच मतलब समय जब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पी एन क्यू, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब डीके रेट ऑफ पी एन क्यू आर इक्वल। तो डीके रेट इक्वल होने का क्या मतलब है? डीके रेट इक्वल होने का मतलब है माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन, और लेमडा को हम क्या कहते हैं? ln 2 बाई टी हाफ। तो लेमडा को कहेंगे हम ln 2 बाई टी हाफ। ln 2 दोनों के लिए कांस्टेंट है। अगर ये टर्म मुझे बराबर करना है, इक्वल करना है, इक्वल फॉर बोथ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये टर्म मुझे बराबर करना है तो n बटा टी हाफ बराबर होना चाहिए। हाँ, p का नंबर np किसी टाइम पे, उसका टी हाफ 1 मंथ, q का नंबर किसी टाइम पे nq बटा उसका हाफ लाइफ है 2, तो 2 इधर रह जाएगा। जब 2 टाइम्स ऑफ np nq के बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ np जब nq के बराबर होगा, इसका हाफ लाइफ 1 मंथ, 1 मंथ के बाद कितना होगा? x/2। 2 मंथ के बाद कितना होगा? x/4, और इसका हाफ लाइफ ही 2 मंथ है,
इसका हाफ लाइफ ही 2 मंथ है, 2 मंथ के बाद ये x/2 है, तो जब ये x/2 है और x/4 है तो ये रिलेशन जस्टिफाई हो गया। हाँ, उसी समय r का नंबर क्या होगा? अब इनिशियली x था, बचा x/4, तो इसमें कितना जाएगा? x माइनस x/4 बनेगा r का नंबर, प्लस ये x है x/2, तो बचा हुआ x/2 इधर जाएगा। अब यहां पे इसका एलसीएम लोगे नहीं, इधर 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3x/4 प्लस x/2, एलसीएम ले लो बेटा 4, ये 3x प्लस ये 2x, 5x/4, 5x/4 मतलब 1.25x। एक भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा, मतलब कोई सॉल्व भी नहीं कर रहा था, मैं अकेले ही लगा पा रहा था। भाई लगना पड़ेगा। तो ये मत समझ कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तू हर कोई टॉपिक पढ़ता है तो क्या हर सवाल एग्जाम में आने वाला होता है? क्या बात कर रहे हो? हर जो सवाल तुम करते हो वो एग्जाम में आने वाला भी होता है क्या? हर सब टॉपिक में हर सवाल एग्जाम में आने वाला होता है क्या? नहीं। एटीट्यूड से फर्क पड़ता है बेटा, कैलकुलेशन, सवाल का लैंग्वेज समझना, उसको सॉल्व कैसे करना है, कंडीशन क्या दे, वो ये सब भी तो एक प्रोसेस है लर्निंग का। चलिए आगे देखिए। सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज मास ऑफ 10 ग्राम एट एन इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट एट द सैंपल आफ्टर द टू मीन लाइफ। अब मीन लाइफ क्या होता है जरा समझिएगा। मीन लाइफ क्या होता है जरा समझिएगा। देखिए मीन लाइफ क्या होता है। मीन लाइफ होता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ इज अ टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच, आफ्टर विच, आफ्टर विच remaining number of nuclei, remaining number of nuclei becomes 1 upon e times। मतलब e टाइम्स कम हो जाता है जितने देर के बाद, उसको कहते हैं हम मीन लाइफ। तो एक मीन लाइफ के बाद मान लो t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन n नॉट है। क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन n नॉट है। t बराबर मीन लाइफ के बाद, आफ्टर वन मीन लाइफ, वन मीन लाइफ के बाद नंबर क्या हो जाएगा? n0 बटा e, ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा। और वो मीन लाइफ की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन लेमडा। मीन लाइफ इज नथिंग बट, मीन लाइफ को हम कभी कभी टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मीन लाइफ बोलते हैं। वो होता है 1 अपॉन लेमडा। मीन लाइफ, मीन लाइफ 1 अपॉन लेमडा। अच्छा, लेमडा का कोई यूनिट पूछे तो, लेमडा का कोई यूनिट पूछे तो, लेमडा का यूनिट 1 अपॉन सेकेंड होता है। और 1 अपॉन सेकेंड यहां से नहीं, आप यहां से भी निकाल सकते हो। dn बाई dt विथ निगेटिव साइन बराबर लेमडा इंटू टी। यही फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था। हाँ सॉरी, लेमडा इंटू एन, यही तो डीके का फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ डीके बराबर लेमडा एन। तो देखो एन से एन कट गया डायमेंशन में, लेमडा बराबर 1 अपॉन टी, तो इससे भी तो निकाल सकते हो यूनिट ऑफ लेमडा। ठीक है, तो एक मीन लाइफ कितना होता है? 1 अपॉन लेमडा के बराबर। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना हो जाता है? 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाता है। रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या हो जाता है? ई टाइम्स हो जाता है। अब ये सवाल देखो, सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज मास 10 ग्राम, t इज इक्वल टू 0 पे इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियन थे कि सबका मास 10 ग्राम था। अब बोला है अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट इन द सैंपल आफ्टर 2 मीन लाइफ। तो एक मीन लाइफ के बाद नंबर जितना गुना कम होगा, मास भी तो उतना ही गुना कम होगा, 10 बटा ई आफ्टर 1 मीन लाइफ। जैसे हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई आधा बचता है, उसी तरीके से मीन लाइफ के बाद न्यूक्लियाई ई टाइम्स बचता है। नहीं समझे? जैसे हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई आधा बचता है, मीन लाइफ के बाद न्यूक्लियाई ई टाइम्स बचता है। ये रिलेशन है। सर समझ में आ गया? एक मीन लाइफ के बाद, 2 मीन लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? 10 बटा ई स्क्वायर। ये 10 डिवाइडेड बाई 3 ई है 2.71, सॉरी 2.71 का होल स्क्वायर, ई की वैल्यू 10 बटा 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में होगा। 2.5 होता तो 4 और 9 के बीच में, मतलब लगभग 7 के आसपास होगा, 6-7 के आसपास, अप्रोक्सीमेट देख रहा हूं। 5 से तो ज्यादा ही होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग के टर्म्स में आंसर आएगा, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा। सुन मेरी बात सुन, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो 2.7 का होल स्क्वायर तो 5 से ज्यादा ही होगा ना, 4-5 से ज्यादा ही होगा ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई, एक पूछ रहा वैल्यू ऑफ ई बताओ। बाप रे बाप, वैल्यू ऑफ ई 2.71 होता है। बेसिक मैथ पढ़ना बेटा अच्छे से। ई का वैल्यू देगा क्वेश्चन में, क्यों देगा? वो दुनिया को पता है ई का वैल्यू, वो भी देने की जरूरत है। ये तो वही बात हो गई कि सर हम नीट में जाएंगे तो हमको रोल नंबर देगा क्या?
नहीं नहीं, बिना रोल नंबर के एग्जाम होगा, रोल नंबर तो नहीं देगा। वहाँ अनाउंसमेंट होगा रोल नंबर का, देख लियो अच्छे से। इधर देख, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ डीके मतलब माइनस डी एन बाई डी टी, इसको कहते हैं रेट ऑफ एक्टिविटी। माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, इसको कहते हैं रेट ऑफ एक्टिविटी। माइनस डी एन बाई डी टी को हम कह सकते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी को हम कह सकते हैं एक्टिविटी। रेट ऑफ डी के इज कॉल्ड एक्टिविटी, तो इसी को एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चलो आर से करते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बराबर हो गया लेमडा इंटू एन। किसी एक टी टाइम की एक्टिविटी है तो एक्टिविटी टी टाइम पे लेमडा इंटू एन टी, लेमडा तो डी के कॉन्स्टेंट होता है। तो इस तरीके से सर किसी भी टी टाइम की एक्टिविटी बराबर लेमडा इंटू टी टाइम का नंबर, हाँ तो सर इससे तो इनिशियल एक्टिविटी बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एन नॉट, हाँ हो जाएगा। क्यों नहीं होगा तुम ही बताओ, वाई नॉट, वाई नॉट, दिस विल भी हो जाएगा, दिस विल भी हो जाएगा। ओके सर। सर एक बात बताओ, किसी भी टी टाइम की एक्टिविटी को हम लिख रहे हैं लेमडा इंटू एन टाइम का नंबर, एन टाइम के नंबर को क्या लिख सकते हैं? तो लेमडा टी बराबर लेमडा एन नॉट को क्या, एन टी को क्या लिख सकते हैं? एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। हाँ सर, लेमडा एन नॉट क्या है? ये रहा लेमडा एन नॉट, क्रोनोलॉजी से जो तुमने लिखा था। लेमडा एन नॉट क्या है? आर नॉट है, तो लेमडा एन नॉट यहां पे क्या होगा? आर नॉट। तो आर टी बराबर आर नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। सर ये तो एक्टिविटी का इक्वेशन वैसा ही बन गया जैसा कि हमने यहां पे नंबर का इक्वेशन देखा। एन टी बराबर एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा तो लेमडा है, एन टी बराबर एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन टी बराबर एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। जैसा ये नंबर का इक्वेशन है, जैसा ये नंबर का इक्वेशन है, वैसा ही तो एक्टिविटी का इक्वेशन है। बताओ, देखो जैसा एक्टिविटी का इक्वेशन है उसी तरीके तो नंबर का इक्वेशन है। तो यहां पर भी जब तुम ग्राफ बनाओगे ना आर का टी के साथ, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। देखो एक्टिविटी का, देखो ना वेरिएशन, देखो ना, आर टी टाइम पे एक्टिविटी बराबर आर नॉट इनिशियल एक्टिविटी ई का पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर क्या? क्लियर क्या? अब ये सवाल करो, एन एटम ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, मीन लाइफ ऑफ द एलिमेंट इन अ सेकेंड इज। ये तो कर पाएगा ना, तो सबको मैं 10-10 रुपए दूंगा जीएसटी काट के, अगर ये सवाल तू कर पाएगा तो। और मुझे पता है नहीं कर पाएगा। ये सवाल कंसेप्ट से ज्यादा लैंग्वेज का है। बात मान, बात मान। मैं क्लास से फ्री होके ना शाम को लगाता हूं आपको। एन एटम ऑफ अ रेडियोएक्टिव, capital N atom of a radioactive element emits a small n number of alpha particle per second, a small n number of alpha particle per second, then mean life of the element in a second is, mean life of an element in a second is। करके देखो एक बार, हो पाए तो। सवाल मुश्किल है, अगेन आई एम सेइंग सवाल मुश्किल है।
मैं सॉल्व कर चुका हूं, क्या तुम सॉल्व कर चुके हो? मैं सॉल्व कर चुका हूं, क्या तुम भी कर चुके हो? अब बाद में बोलेगा ऑप्शन नहीं दिखा था, ले देख ले। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। 10% लोग, ये तुम्हारी असली औकात। सामने आ गया चेहरा तुम्हारा। ओनली 10%, सीधे आंसर। ये कितने परसेंट है? 50% लोगों ने सी बोला है। डैश। देख ले। 30% लोगों ने बी बोला है। मीन तो 1/λ होता है ना, तो पूछ रहा कैसे, देखना। कह रहा रिवीजन करा दो, इस चैप्टर का भूल गए। हाँ, इस चैप्टर का भी अब मैं रिवीजन कराऊँ? वाह बेटा वाह। मतलब मैं पढ़ाऊँ भी, रिवीजन भी कराऊँ, कल को बोलना सर एग्जाम भी आप ही दे आओ। हम तो नहीं दे पाएंगे, हमको दिक्कत है, हम नहीं दे पाएंगे। सर एग्जाम भी आप ही दे दो ना, छोड़ो ना, कौन जाएगा गधा। एग्जाम भी आप ही दे दो। इधर देखो, एक्टिविटी का यूनिट जो होता है ना, एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब व्हाट? माइनस डी एन बाई डी टी, मतलब डी के। एक्टिविटी मतलब माइनस डी एन बाई डी टी। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब माइनस डी एन बाई डी टी इज कॉल्ड एक्टिविटी। जो इसका एक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है उसको कहते हैं बेरिकल। क्या होता है? बेरिकल। एंड वन बेरिकल इज नथिंग बट डी के पर सेकेंड। वन डी के पर सेकेंड को कहते हैं बेरिकल। बेक्यूरल, बेक्यूरल, BECQUERL, बेक्यूरल। तो वन ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बेक्यूरल। वन बेक्यूरल इज 1 डीके पर सेकेंड। बेक्यूरल को ही हम डीके पर सेकेंड बोलते हैं। एंड मैडम क्यूरी ने अपना यूनिट अलग से डिफाइन किया था। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल, या आप तुम कह सकते हो 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। मतलब डीके पर सेकेंड को ही बेक्यूरल कहते हैं। डीके पर सेकेंड को ही बेक्यूरल कहते हैं। तो 1 क्यूरी बराबर क्या होगा? 3.7 इंटू 10⁻10। एक यूनिट और होता है 1 रदरफोर्ड। 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 बेक्यूरल या 10⁻6 डीके पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड यूनिट है भाई साहब, यूनिट, यूनिट है ये क्या है? यूनिट। ये देखो 2012 का पूछा हुआ सवाल है एक्टिविटी का। बेटा अच्छा सवाल है, एक्टिविटी का अच्छा सवाल है। A mixture of consists of two radioactive elements A1 and A2. A mixture consists of two radioactive elements A1 and A2. A mixture consists two radioactive element A1 and A2. A mixture consists two radioactive element A1 and A2 with half life 20 सेकेंड and 10 सेकेंड। इसका जो हाफ लाइफ है वो है 20 सेकेंड और इसका जो हाफ लाइफ है वो है 10 सेकेंड। इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ ए, मतलब ए का मास है 40 ग्राम एंड इसका मास है 160 ग्राम। अमाउंट ऑफ द टू इन ए मिक्सचर विल बी इक्वल आफ्टर। अच्छा, कितने समय के बाद इन दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा? तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। कितने समय के बाद दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा? तो पहले ये 40 ग्राम है और हाफ लाइफ है 20 सेकेंड और ये 160 ग्राम है, हाफ लाइफ है 10 सेकेंड। तो इस सवाल तरह के सवाल कैसे करते देखिए, मैं मानूं अगर एक हाफ लाइफ इसका 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड के बाद ये क्या 20 ग्राम होगा? 40 ग्राम से 20 ग्राम, और 20 सेकेंड के बाद ये कितना हो जाएगा सर? 10 ग्राम, एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। अगर इसका हाफ लाइफ है 10 सेकेंड, तो एग्जैक्टली मैं 20 सेकेंड 20 सेकेंड 40 सेकेंड बाद ये 10 ग्राम देख रहा हूं। ये 40 सेकेंड बाद देखो तो सर 40 सेकेंड बाद तो 4 हाफ लाइफ हो जाएगा। हाँ, 4 हाफ लाइफ 40 सेकेंड हो जाएगा। 10 सेकेंड इसका हाफ लाइफ है, तो 10 सेकेंड बाद ये बचेगा 80, इसका जस्ट आधा 80, 80 के बाद 40, 40 के बाद 20, 20 के बाद 10, ले भाई बराबर हो गया। मतलब 4 हाफ लाइफ इसका और 2 हाफ लाइफ इसका, 40 सेकेंड दोनों का इक्वल आ रहा। लो, चौथा आंसर आएगा डी। कर लिया तुमने, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो किया जीवन में, अच्छा खुश हुआ मैगम्बो, खुश हुआ मैगम्बो, मैगम्बो खुश हुआ मैगम्बो। क्वेश्चन रॉन्ग किया, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग किया, सॉल्यूशन सही किया ना, कोई बात नहीं। आह, आह। मैगम्बो, 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 ठीक है। युगांडा आ गया, अब T20 के वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलेगा। चलो ये 2010 का सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप इज लेमडा इफ A1 and A2 आर इट्स एक्टिविटी at time T1 and T2 respectively. The number of nuclei which have decay during the time T1 to T2. The decay constant of radioactive isotope is lambda, ठीक है। decay constant of a radioactive isotope is lambda, एक radioactive isotope है lambda if A1 and A2 are its activity at time T1 and T2 respectively। इसकी एक्टिविटी है T1 टाइम पर, बेटा इसकी एक्टिविटी A1 दिया हुआ है, ओके, एंड T2 टाइम पर इसकी एक्टिविटी, T2 टाइम पर इसकी एक्टिविटी A2 दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डीके ड्यूरिंग द टाइम T1 से T2, T1 से T2 तक इसमें कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए। एक बात बताओ, T1 समय पे एक्टिविटी है A1 और T2 समय पे एक्टिविटी A2, तो तू A1 एक्टिविटी का इक्वेशन ये लिख सकता है ना, एक्टिविटी A1 बराबर क्या होता है एक्टिविटी का फॉर्मूला, लेमडा N1, ये फॉर्मूला है एक्टिविटी का। A2 है तो A2 बराबर लेमडा N2, ये इक्वेशन आ गया। हाँ ये तो सही है सर। अच्छा अब वो बोल रहा है कि कितना डीके हो गया, तो अभी नंबर है N1, अभी नंबर है N2, तो यहां पहले नंबर था N1 बचा हुआ, अब नंबर है N2 बचा हुआ, तो जो खत्म हुआ है वो पहले में से फाइनल ये डीके हुआ होगा। पहले N1 था, अब N2 है, जो इनका डिफरेंस है वही तो डीके हुआ है। तो N1 माइनस N2 क्या होगा, A1 बाई लेमडा माइनस A2 बाई लेमडा। यहां से लेमडा कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 बाई लेमडा, A1 माइनस A2 बाई लेमडा, थर्ड आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए मैगम्बो खुश हुआ, ये होमवर्क है, उसी तरह का सवाल है सेम, बस यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा की जगह पे टाइम पुट करना है। सर वो कैसे करेंगे, हाफ लाइफ पुट करना है, तो जो हाफ लाइफ होता है वो ln2 बाई लेमडा होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल पूछा है, 1 सेकंड में हो जाएगा, इससे आगे बढ़ते अपन। ड्यूरिंग मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट द फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट इज, फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट इज, सवाल को समझो और एक बार करने की कोशिश करो। फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट का क्या मतलब है, फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट का मतलब है जो खत्म हो गया उसका फ्रैक्शन, डिसइंटीग्रेट, फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट मतलब मान लो पहले N0 है अभी Nt बचा है, तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया बटा N0, इसकी वैल्यू पूछिए, N0 माइनस Nt बटा N0 की वैल्यू पूछिए ड्यूरिंग द मीन लाइफ, मतलब एक मीन लाइफ के बाद, एक मीन लाइफ के बाद। करो तो इसको, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। यार इतना सर दर्द किसे कर रहा है यार, ये क्यों कर रहा है। बताइए क्या होगा, तो एन टी माइनस एन नॉट होता है एन नॉट 1 माइनस ई का पावर लेमडा टी बटा एन नॉट, तो एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस लेमडा, और मीन लाइफ होता है 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा से कट गया,
तो बचेगा 1 माइनस ई का पावर -1 1 अपॉन ई, एलसीएम लेंगे तो ई -1/e, ई -1/e इज आंसर, ई -1/e इज आंसर, मतलब सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी, अरे बाप रे 70% से ज्यादा लोगों ने सही किया है, गजब यार। ये होमवर्क है, कर ले रहा है यार। 30 मिनट के बाद दोनों का नंबर का रेशियो क्या होगा, बहुत इजी है। देखो पैरेलल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि मान लो एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई है ए, और ए में साथ साथ दो डीके हो रहे हैं। सर साथ साथ दो डीके कैसे होंगे? मान लो अल्फा डीके भी कर रहा है और बीटा डीके भी कर रहा है, तो जो एक डीके कर रहा है मतलब ए से बी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, एक एक साथ दो डीके। अरे इक्वेशन नहीं होता, जैसे मान लो कोई वाई न्यूक्लियाई है और ये डीके हो रहा है एक्स और जेड में, तो भाई ये जो वाई न्यूक्लियाई है उसका डीके से एक्स भी बन रहा है और वाई भी बन रहा है, दो दो डीके हो रहे हैं, है ना। तो मान लो इसका डीके कांस्टेंट है तुम्हारा कुछ लेमडा बी और इसका डीके कांस्टेंट है लेमडा सी, जैसे हाफ लाइफ अलग माना है, तो इसका जो लेमडा इक्विवेलेंट होता है वो होता है दोनों का लेमडा का सम, लेमडा पी प्लस लेमडा सी। ठीक है सर, लेमडा बी को लिख सकते हैं ln2 बाई टी हाफ ऑफ बी प्लस ln2 बाई टी हाफ ऑफ सी, ये हो जाएगा ln2 बाई टी हाफ ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे लेमडा इक्विवेलेंट तो हाफ लाइफ इक्विवेलेंट। सर यहां से ln2 कॉमन कट जाएगा, 1 अपॉन टी हाफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ ऑफ बी प्लस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ सी। मतलब जो इसका हाफ लाइफ इक्विवेलेंट हाफ लाइफ होगा, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ का मतलब मान लो कोई न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होकर बी बना रहा है, उसका हाफ लाइफ है टी हाफ बी, और ये बना रहा है सी, तो इसका दो दो डीके एक साथ हो रहा, तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट हाफ लाइफ इस हाफ लाइफ और इस हाफ लाइफ से भी ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, आई एम सॉरी कम होगा। मान लो 10 मिनट में कुछ न्यूक्लियाई आधा हो गए बी के चक्कर में, और 15 मिनट में न्यूक्लियाई सी के चक्कर में आधा हो गए, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ होगा वो दोनों हाफ लाइफ से कम होगा। लॉजिकली सोचो, दोनों हाफ लाइफ से कम होगा, इफेक्टिव हाफ लाइफ होगा और दोनों हाफ लाइफ से कम होगा। हाँ सर, इफेक्टिव हाफ लाइफ must be less than टी हाफ ऑफ बी एंड टी हाफ ऑफ सी। रीजन बोलो। ऑब्वियस ही बात है सर, ये आधा हो रहा बी में और ये आधा हो रहा सी में, दोनों एक साथ हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा हाफ लाइफ। बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये सवाल देखो, हाफ लाइफ ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके, हाफ लाइफ ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके इमिशन ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल आर 16 ईयर एंड 48 ईयर। मतलब किसी एक न्यूक्लियाई का अल्फा डीके की वजह से हाफ लाइफ है 16 साल और बीटा डीके की वजह से हाफ लाइफ है 48 साल। देन व्हेन मटेरियल डीके इज गिविंग अल्फा एंड बीटा डीके साइमल्टेनियसली, देन टाइम इन विच 3/4 ऑफ द मटेरियल डीकेज, मतलब 3/4 डीके हो गया, 3/4 डीके होगा, 3/4 ऑफ मटेरियल डीके। तो पहले तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ बताओ क्या होगा? इक्विवेलेंट हाफ लाइफ होगा 1 अपॉन इक्विवेलेंट हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 48। तो इसका 48 एलसीएम ले लो, 16 × 48, 3 + 1 4, 4/48 हो गया, 12 × 4 = 48, 1 अपॉन 12, मतलब टी हाफ इक्विवेलेंट क्या जाएगा? 12 सेकेंड। टी हाफ इक्विवेलेंट क्या 12 सेकेंड। तो ठीक है, अब बोला है साइमल्टेनियसली देन टाइम इन विच 3/4 ऑफ द मटेरियल डीके। तो भाई 1 हाफ लाइफ के बाद आधा डीके होता है, मतलब अगर n0 है तो बचता कितना है? n0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचता है सर? n0/4। तो डीके कितना हो गया? 3/4 डीके हो गया, मतलब 2 हाफ लाइफ की कहानी है, मतलब 24 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे चौथा जवाब दे रहे हैं, अरे हाफ लाइफ कैलकुलेट किया तूने। हाफ लाइफ कैलकुलेट किया बस तुमने। समझ गया चाचा चोमू? ओ चाचा चोमू, देख चाचा चोमू तेरा नाम है, आज से कोई पूछे तेरा नाम क्या, बोलना चाचा चोमू।
क्या बोलेगा? चाचा चोमू। देख इधर, ये बढ़िया सवाल, इन रिएक्टिविटी डी के लेटर में, ये होमवर्क है, कर लेना। कुछ नहीं है, सिंपल ग्राफ को मिलाना है, बहुत इजी हो जाएगा। चाचा चोमू, आ फ्यूजन और फ्यूजन समझते हैं, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। चाचा चोमू, ओए चाचा चोमू, तेरा नाम क्या है? चाचा चोमू। देख, इन, अरे इन नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन का ग्राफ जो हम बनाते हैं कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ इस तरह का बनाते हैं। यहां पे हमने ये बोला था कि जो न्यूक्लियाई साइज में छोटे होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और जो न्यूक्लियाई साइज में बड़े होते हैं कह रहा लड़कियां क्या बोलेगी? वो बोलेगी चाची चोमू, चाची चोमू, चाचा चोमू, चाची चोमू। लड़कियां क्या बोलेंगी? लड़कियां बड़ा चिंता है इनको, लड़कियां का। लड़कियां बोलेंगी चाची चोमू, चाचा चोमू एंड चाची चोमूज एंड कंपनी, चोमूज एंड चोमूज कंपनी, यू आर वेरी मच चोमूज। चाची चोमू। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो इस रीजन में, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और बहुत बड़े निकले उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो यहां पे होता क्या है, होता क्या है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? सर जिसकी साइज छोटी होती है वो भी अनस्टेबल होते हैं, और जिसकी साइज बड़ी होती है वो भी अनस्टेबल होते हैं। साइज जो छोटी है वो भी अनस्टेबल है, और साइज जो बड़ी है वो भी अनस्टेबल है। तो जो छोटे साइज के न्यूक्लियाई होते हैं वो मिल के बड़े साइज के न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं हम फ्यूजन। इसको कहते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है ऐड होना। ऐड होना मतलब ये ऐड हो गया, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है, जैसे 1H1 प्लस 1H1 मिल के 2H2 बन जाएगा, बड़ा न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो यहां से एनर्जी रिलीज होता है क्या इसमें? हाँ, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए होता है ये, फॉर स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और अगर इसमें एनर्जी रिलीज हुई, अगर इसमें एनर्जी, तो कितनी एनर्जी पर फ्यूजन, पर फ्यूजन जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या? 0.46 एमईबी के ऑर्डर में एनर्जी रिलीज होती है। और ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, सन में ये होता है, इन सन में हम यही मानते हैं कि यही रिएक्शन होता है, और ये एट वेरी हाई टेम्परेचर होता है। वेरी हाई टेम्परेचर क्यों होता है? तो वेरी हाई टेम्परेचर इसलिए होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है, तो दोनों के न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज ही हुए, दोनों के जो न्यूक्लियस हुए वो तो पॉजिटिवली चार्ज ही हुए। हाँ भैया बताइए ना।
चलो भाई देखो, तो 200 MeV एनर्जी रिलीज होता है, इसमें क्या होता है, ब्रेक होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। हाँ, इसमें एनर्जी रिलीज क्यों होता है, ये भी तो स्टेबिलिटी के लिए हुआ। ये दो हिस्से में टूटता है, दो हिस्से में टूटता है। जनरली किसके लिए होता है, यूरेनियम के लिए, फॉर यूरेनियम 235। यूरेनियम अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो यहां से ये ब्रेक होके दो न्यूक्लियाई में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो जो फ्यूजन है उसमें भी एनर्जी रिलीज करता है, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज करता है। तुमने नाम सुना न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम का नाम सुना, BOMB, बम, बम, न्यूक्लियर बम, जो दिवाली में छोड़ते हैं ना, दिवाली वाली में अपन बम खरीद के लाते हैं। उसके दो तरह के बम होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। हाँ, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है ना, हाइड्रोजन बम। और एक होता है न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम, एटम बम, एटम, एटम बम, एटम बम, एटम बम फ्यूजन पे बेस्ड होता है। तो दो तरह के न्यूक्लियर बम होते हैं, एक होता है फ्यूजन पे बेस्ड और एक होता है फ्यूजन पे बेस्ड। तो हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड होता है, फ्यूजन पे बेस्ड, और ये किस पे बेस्ड होता है, ये फ्यूजन पे बेस्ड होता है। इसमें से इस दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, तो पर फ्यूजन इतनी एनर्जी रिलीज होती है, पर फ्यूजन, पर फ्यूजन इतनी एनर्जी रिलीज होती है इसमें, एटम बम में। हाइड्रोजन बम में कम होते। तो ज्यादा खतरनाक बम कौन सा है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजर बम है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ज्यादा डेंजर क्यों है, क्योंकि एक बार उसमें अगर फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो फ्यूजन इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, किसी ने सोची ना होगी कितना होगा, पूरा बर्बाद कर देगा, जला के राख कर देगा। ये चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाता है। इस चक्कर में ये ज्यादा खतरनाक है, मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। हाइड्रोजन बम इज मोर डेंजरस देन एटम बम। जो ओपेनहेमर में और नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिरा तो एटॉमिक बम था, हाइड्रोजन बम नहीं था। हाइड्रोजन बम होता ना तो बर्बाद हो जाता सब। हाइड्रोजन बम पता है कितने टेम्परेचर पे होता है, 10⁻7 केल्विन टू 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर में जब टेम्परेचर होता है। और इतना टेम्परेचर जब हो गया ना, वो ऑलरेडी ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चेन रिएक्शन मतलब मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, तुमने किसी और को मारा, किसी और ने किसी और को मारा, किसी और ने। चेन रिएक्शन मतलब MLM वाला मार्केटिंग, मैं तुमको जोड़ूंगा, मैं तुम दो को जोड़ूंगा, 2 4 को जोड़ना, 4 8 को जोड़ेगा, 8 16 को जोड़ेगा, मैं बैठे बैठे अमीर हो जाऊंगा। उसको कहते हैं चेन रिएक्शन। कह रहा है चेन रिएक्शन क्या होता है, MLM मार्केटिंग। MLM मार्केटिंग नहीं होता है, माई MR, मैंने 2 को जोड़ा, एक रामलाल को और एक पिंकी को, रामलाल को और पिंकी को। फिर रामलाल ने जोड़ा कलुआ को और बाबू जलेला को। पिंकी ने जोड़ा बबीता को और मजनू मजेदार को। बबीता ने जोड़ा अलग सर को। अलग सर यहाँ है चेन रिएक्शन में। मजाक कर रहा भाई, अलग सर तो बहुत अमीर आदमी है यार। ऐसे चल सकता है चेन रिएक्शन, हाँ ऐसे चलता है चेन रिएक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, ये रुकता नहीं, अमीर आदमी बन जाता है रातों रात। वेस्टिज। ठीक है, $2.2 बिलियन के मालिक है अलग सर। हाँ, जाना तुम भी, छीटा मार देंगे उसी में, तो अमीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बकलोल बनाते हैं एकदम, वो होता है बेटा। तो जो फ्यूजन का प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ब्रेक होने वाला जो होता है वो हायर एटॉमिक मास में होता है ना बेटा। ये कब होता है, स्मॉल एटॉमिक मास में। ये कहाँ होता है, स्मॉलर एटॉमिक मास में जुड़ने का काम, और टूटने का काम कहाँ होता है, हायर एटॉमिक मास में। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियाई फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। और इसमें भी एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अगर मैं ऐसा काम शुरू करूं तो यार स्कोप तो बहुत है। कहीं जाऊंगा बच्चों से मिलने, मतलब बोलूंगा मिलेगा, मेरे अंदर जुड़ेगा तो बता, तो मैं तुम में से बहुत सारे को एक साथ जोड़ सकता हूं।
मैं तो अमीर हो जाऊंगा यार। ये तो अच्छा आइडिया है वैसे। ये तो अच्छा आइडिया है यार वैसे। देखो, ये रिएक्शन होता है जैसे यूरेनियम 235 होते हैं ना, ये हाईली फिजनेबल नहीं होता है। यूरेनियम 200 236 हाईली फिजनेबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक यूरेनियम 235 को, इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन को मारते हैं, जोर से मारते हैं, ऐसे नहीं धीरे से नहीं, बहुत जोर से, बहुत जोर से, बहुत जोर से। ठीक है। फ्यूजन में एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। ज्योति यादव, तुम्हारा ज्योति निकाल दूंगा अभी मैं, बहुत मारूंगा। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन बहुत तेजी से उस पर बम्बार्ड करते हैं। तो न्यूक्लियस जब न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड करते हैं, जैसे मान लो यूरेनियम न्यूक्लियस है, यूरेनियम 235 है, ये यूरेनियम 235 है, तो इसमें एक न्यूट्रॉन से मारते हैं, न्यूट्रॉन से। और जब ये न्यूट्रॉन जाता है अंदर तो ये यूरेनियम 236 हो जाता है। और यूरेनियम 236 हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो जैसे यूरेनियम 236 आता है तो यहाँ पे फीजन हो जाता है, और फीजन में क्या होता है, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो देखो 56 बेरियम 144 और क्रिप्टन 36 89 प्लस क्यू, क्यू है रिलीज एनर्जी, ये लगभग लगभग 2 MeV पर फीजन होता है। ठीक है, ये है तुम्हारा रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन। इसी पे बेस्ड हम बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी पे बेस्ड हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है ये तो बहुत बड़ा फोटो, इसमें समझ नहीं पाएगा, तो आसान भाषा में न्यूक्लियर रिएक्टर समझाता हूं। न्यूक्लियर रिएक्टर, आसान भाषा में न्यूक्लियर रिएक्टर समझाता हूं, देख। आसान भाषा में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्क्रीट वॉल। कंक्रीट बॉल क्यों, अरे भाई अंदर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। कंक्रीट बॉल नहीं लेंगे तो बाहर में रेडिएशन आके जान खा जाएगा सबका। तो बाहर में क्या लगाते हैं, एक कंक्रीट वॉल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंक्रीट वॉल, ये लगाया हमने। ठीक है। और इसमें हम यूरेनियम के रॉड लगाते हैं, यूरेनियम रॉड सही है, ये यूरेनियम के रॉड होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, यूरेनियम के रॉड होते हैं। ये यूरेनियम रॉड है जिसको हम फ्यूल की तरह बोलते हैं, मतलब फ्यूजन में फ्यूल का काम करता है, इसी का तो फ्यूजन होना है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूट्रॉन को किसी तरीके से अंदर घुसा देते हैं, न्यूट्रॉन जाके इसमें यूरेनियम रॉड से टकराता है। एक यूरेनियम रॉड से टकराता है तो एक रिएक्शन में, अच्छा इसमें ये ऐड नहीं किया हमने, एक रिएक्शन में ऑन एन एवरेज 2-3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, मतलब 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पे निकलेगा। तो जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकला, तो 3 न्यूट्रॉन जो निकले वो जाके फिर इस यूरेनियम से टकराते हैं, फिर कुछ रिफ्लेक्ट होकर इस यूरेनियम रॉड से भी टकराएंगे, तो अचानक से बहुत ज्यादा यूरेनियम निकलने लगते हैं। अब तो ये तो और ज्यादा खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, यहां पे एक और वॉल लगा देते हैं। ये एब्जॉर्बर होता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होता है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन मिले, तो 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेगा, और ऑब्जॉर्व करने के बाद शायद एक ही को पास करने दे। तो ये कंट्रोलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के काम करता है। अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब ना हो, अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब ना हो तो क्या ये चेन रिएक्शन से भी खतरनाक चेन रिएक्शन होगा। एक न्यूट्रॉन मैंने किसी तरीके से भेजा, वो 3 निकालेंगे, 3 9 निकालेंगे, 9 पता नहीं कितने निकालेंगे, 27 निकालेंगे, 27 81 निकालेंगे, बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल रॉड लगा देते हैं। अच्छा, कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए न्यूट्रॉन की एनर्जी थोड़ी कंट्रोल में रहनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम हेवी वाटर पुट कर देते हैं। क्या रख देते हैं, हेवी वाटर। हेवी वाटर सर क्यों, हेवी वाटर क्या करता है, अरे बहुत सुंदर, ये ब्लू कलर का हेवी वाटर है। ये हेवी वाटर क्या करता है, ये क्या करता है, हेवी वाटर होता है। ये बेकार लग रहा है क्या ब्लू कलर का, तो किस कलर का बनाओ, काम करता हूँ, कंट्रोल रॉड को ब्लू कलर का बना देता हूँ, और हेवी रॉड को, हेवी वाटर को ऐसे रख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। चल, इसमें हेवी वाटर पुट कर देते थे, D2O, हेवी वाटर, हेवी वाटर, हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या होता है,
यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन को मैं स्लो डाउन नहीं करूं तो न्यूट्रॉन इनसे रुकने वाला नहीं है, न्यूट्रॉन इससे एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम इसमें कूलेंट भर देते हैं। ये कूलेंट है, ये कूलेंट है। फिर आपने बोला था कंक्रीट वॉल है, कंक्रीट वॉल और बाहर लगाते हैं। ये कंक्रीट वॉल है, ये कंक्रीट वॉल है, ठीक है भाई, ये क्या है, कंक्रीट वॉल है। और इसके अंदर इसमें हम कूलेंट भरते हैं। क्या भरते हैं, कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है, ये कूलेंट है, ये कूलेंट है, कूलेंट है। कूलेंट में ऐसे जोड़ देते हैं हम एक वायर, जहां से कूलेंट फ्लो कर रहा होगा। कूलेंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। उसको हम यहां पे एक वाटर का वो लेते हैं, ड्राम, जिसमें वाटर फिल्ड है। भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा हूं, मजाक नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा हूं, मजाक नहीं है। बोला कि इतना कुछ क्यों लगा रहे हैं सर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, मजाक में ले रहा है। पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, प्लांट बना रहा हूं, प्लांट। देख ध्यान से, प्लांट बना रहा हूं, न्यूक्लियर का पावर प्लांट। बोर्ड में आ गया ना प्लांट बनाने के लिए, तो बनाते रहे ना प्लांट। ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा फोटो। क्या बनाया आओ बताता हूं, देख पूरा समझाता हूं। देख, सबसे पहले क्या है, ये यूरेनियम रॉड है, यूरेनियम रॉड, यूरेनियम 235। यूरेनियम 236 मिलता नहीं, वो हाईली फिजनेबल होता, तुरंत वो अलग हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी वाला पर्चे हर जगह देना जरूरी है। यहां पे क्या करते हैं बेटा, कि यहाँ पे न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम रॉड से टकराता है, यूरेनियम रॉड से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, साथ में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एनर्जी रिलीज हुआ, और एनर्जी रिलीज हुआ तो एनर्जी रिलीज कहाँ जाएगा सर, ये हेवी वाटर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी रिलीज को, इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रहा। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा वो कूलेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा, और कूलेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, है कूलेंट। तो इसको कूल करने, अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अंदर तो कूल करेगा, लेकिन बाहर ये पूरा गर्म हो जाएगा। अब गर्म करके ये कूलेंट ऐसे फ्लो करके जाएगा, ये कूलेंट यहां से फ्लो करके जाएगा। अब ये कूलेंट जो यहां से फ्लो करके जा रहा है, यहां से फ्लो करके जा रहा है, इस कूलेंट के वायर को हम यहां से क्रॉस कराते हैं, इसको पानी में डुबो देते हैं। अब ये कूलेंट है तो गर्म, इधर यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो यहां की एनर्जी को ये टॉलरेट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वहां एनर्जी कम हो गई, फिर एब्जॉर्ब कर लिया, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इधर से पानी के थ्रू ये जाता है। तो पानी के थ्रू इतनी बार क्रॉस करने के बाद ये फिर से ठंडा हो गया, और फिर से ये ठंडा कूलेंट को अंदर डाल देता है। तो ये एक रिएक्शन बन गया कि ठंडा कूलेंट भाई साहब यहां से आ रहा है, और यहां से एनर्जी ऑब्जॉर्व करके गर्म हो गया। तो गर्म हो गया तो ऐसे जाया, ऐसे जाया, ऐसे आया, पानी से गुजरने के बाद ये पानी को हीट दे देता है, और पानी जैसे हीट लिया तो स्टीम बन जाता है, पानी जैसे ही हीट लिया तो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, भाप इधर आके तुम्हारा पंखा नचाता है, पंखा नचा के फिर कंडेंस होके वाटर बन जाता है, और फिर वाटर इसमें जाके फिल हो जाता है। यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। लो, ये है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि अगर ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर एक डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस बट अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब। अगर मैं प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा हूं और एब्जॉर्ब उतना ही कर रहा हूं, तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। मानो एक आया, एक मैंने दिया,
उससे 3 निकले, 3 में से 4 न्यूट्रॉन हुए टोटल 4 न्यूट्रॉन में से ये क्या करेगा, 3 एब्जॉर्ब करेगा, 1 आगे दिया, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गया। अगर मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊं तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें हेवी वाटर क्यों यूज करते हैं, तो हेवी वाटर यूज करते हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हेवी वाटर यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड क्यों करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, कूलेंट क्या करता है, कूलेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और वो फिर वाटर से फ्लो कर जाता है, फिर ठंडा होकर अंदर आ जाता है। हाँ तो टरबाइन लगा, हाँ टरबाइन को पंखा मतलब वही टरबाइन को घुमाया। ये है पूरी कहानी, ये है तुम्हारी पूरी कहानी। देखो ये है तुम्हारा कोर, ये है कंट्रोल रॉड, ये देख रहा है, ये लिखा है ना कंट्रोल रॉड। सर ये आपका पर्सनल डिजाइन है क्या न्यूक्लियर रिएक्टर का, हाँ मैंने खुद बनाया ऐसा। वैसे इसका एक्चुअल डायग्राम ये है, देखो ये तुम्हारा कंट्रोल रॉड है और ये यूरेनियम का कोर है, यूरेनियम के कोर के बीच बीच में कंट्रोल रॉड लगे हैं, ठीक है ओके। स्टीम जनरेटर, देखो ये कूलेंट यहां से हीट लेके गया और यहां से ऐसे आया वाटर में, तो वाटर गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टीम जाए। ये वाटर पंप है, वाटर पंप क्या करते हैं, यहां से फिर से अंदर भेज देते हैं कूलेंट को। पंप चाहिए भाई, अपने आप थोड़ी ना सारा सिस्टम चलेगा, चाहिए पंप। अब वो स्टीम इधर गया, स्टीम से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, गांव में गया, ये बनाना जरूरी थोड़ी ना है। अब गांव में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है ये भी थोड़ी ना दिखाएगा। ठीक है ना, तो इसको देख लेना, वो सारा वही प्रोसेस है। देखो फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, ये अभी बताऊंगा, ये फ्यूजन की बात कर रहा है, फ्यूजन मतलब जुड़ने वाला, फ्यूजन की बात नहीं किया। ये देखो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन पर फ्यूजन प्रोड्यूस, ऑन एन एवरेज कितना फ्यूजन प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है 2.5। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इट यूज हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन। जो रॉड बनाते हैं ना कंट्रोल रॉड, वो ग्रेफाइट का होता है कंट्रोल रॉड। दो चीजें क्यों लगाया, कंट्रोल रॉड और हेवी वाटर। हेवी वाटर उसको स्लो करता है, कंट्रोल रॉड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। के होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बटा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। ये पूरा एक लाइन है, ये पूरा एक लाइन है। ये के क्या बता रहा, के बता रहा बेटा, के बता रहा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बटा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। के है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बटा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। के अगर 1 है तो क्रिटिकल सिचुएशन है ना, के 1 है मतलब जितना प्रोड्यूस करे उतना एब्जॉर्ब करे तो क्रिटिकल सिचुएशन है। के 1 से कम है तो कंट्रोल्ड रिएक्शन चल रहा है, और के अगर 1 से ज्यादा होगा तो अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब एक्सप्लोड हो जाएगा, पूरा पंप फट जाएगा अंदर। मतलब लगातार यहाँ पे एनर्जी बहुत तेजी में प्रोड्यूस होगा, उतना तुम एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो फट जाएगा तो लाखों करोड़ों जनता मर सकती है। ठीक है, उसको समझ लेना बस। Heavy water in a state of ordinary water is used as a moderator in a nuclear reaction because ordinary water cannot slow down the neutron, absorb neutron. अरे cannot slow down the neutron, और क्या, nuclear reactor because ordinary water cannot slow down the neutron. एक्सिलरेट न्यूट्रॉन थोड़ी ना होगा, कह रहा है एक्सपेंसिव होता है पानी, एक्सपेंसिव क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन नहीं, कंट्रोल कैनॉट स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। पहला आंसर होगा, सवाल देख लो पहले अच्छे से। Heavy water in a state of ordinary water is used as a moderator in a nuclear reaction because ordinary water cannot slow down the neutron. Clear? चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। पावर होता है बेटा NE/T, ये पावर है, पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर कितना एनर्जी पर सेकेंड जनरेट कर रहा, ये है पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है NE/T, जहां पे N है आपका, सॉरी E है आपका एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, और N/T है नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। N/T क्या है बेटा, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। ऑर्डिनरी वाटर है तो कैन नॉट होगा ना चाचा। N है टोटल नंबर ऑफ फ्यूजन और T है टोटल टाइम, तो N/T क्या होगा, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। ठीक है, तो जनरली टोटल एनर्जी लिस्ट पर फ्यूजन दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा तो 200 MeV आप यूज कर लेना, नहीं दिया होगा तो 200 MeV क्या करना, यूज कर लेना। सवाल देखते हैं,
A power obtained in a nuclear reactor using 235 disintegration is इतना किलोवाट. The mass decay of uranium 235 per hour is. करो 2011 का सवाल है ये. The power obtained by the reactor using uranium 235 disintegration is 1000 किलोवाट. तो पावर दे दिया तुम्हारा एक के बाद 30 किलोवाट. मतलब तुम कह सकते हो 3 और किलो का मतलब 3, मतलब 10 to the power 6 वॉट. और पावर होता है बेटा सर एन ई बाई टी. हाँ, और एनी को टोटल एनर्जी रिलीज है ना, ये एक फ्यूजन में ही, और एनी टोटल एनर्जी रिलीज को आप एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हो. एम सी स्क्वायर बाई टी. भाई टोटल एनर्जी रिलीज कैसे हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी मास से ही तो रिलीज होता है, मास से ही तो रिलीज होता है. तो P को आप लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर बाई टी. मतलब ये भी लिख सकते हो आप इक्वेशन, जहां पे याद रखना एम सी स्क्वायर टोटल मास बर्न इंटू सी स्क्वायर, ये आएगा एम सी स्क्वायर बाई टी. तो मास पूछा है तो मास हो जाएगा पी टी बाई सी स्क्वायर. पी बोलो 10 to the power 7. टाइम बोलो पर आवर पूछा, तो आवर को एसआई यूनिट में रखोगे तो 60 × 60 डिवाइडेड सी हो जाएगा 9 × 10 to the power 16. चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो 6 6 36 00 × 10 to the power 7 बटा 9 × 10 to the power 16. 16 ऊपर जाएगा तो 7 और 9 तो 10 का पावर -9 हो जाएगा. ठीक है, और 9 चौका 36, तो ये 4 से कैंसिल होगा. तो ये हो गया कुछ तुम्हारा 400 × 10 to the power -9. 400 × 10 to the power -9 ये तेरा मास आया. 400 × 10 to the power -9. अभी माइक्रोग्राम में दिया हुआ है, तो माइक्रो के लिए 10 to the power -6 चला जाएगा. हाँ, माइक्रो के लिए 10 to the power -6 चला जाएगा. और माइक्रो मतलब 10 to the power -6. और 400 इसको 10 to the power माइनस केजी है ना, ये अभी ऐसा यूनिट में निकाला, तो 10 to the 6 10 to the power -3 केजी. 10 to the power -3 केजी को हम ग्राम बोल देंगे, 10 to the 6 को माइक्रो बोल देंगे. तो 400 माइक्रोग्राम आ रहा है यार. 400 माइक्रोग्राम तो कहीं नहीं है, 40 माइक्रोग्राम है. ये आएगा क्या आंसर? 40 का फैक्टर तो एक ही में मैच कर रहा, और 4 तो आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल डिजिट पावर को इग्नोर करो तो 4 तो आ ही रहा है. ठीक है ना. अब बाकी जीरो कहां गया वो देख लेना. नेक्स्ट देखो. इन ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 एनर्जी 200 MeV इज रिलीज्ड. एक फ्यूजन में 200 MeV रिलीज हो रहा है. 200 MeV एक फ्यूजन में रिलीज हो रहा है. हाउ मेनी एक्ट्स ऑफ फ्यूजन मस्ट अकर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट. प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट. तो पावर तुम्हारा दिया 1 किलो मतलब 10 to the power 3 बराबर n इंटू एनर्जी हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई टी. यही लिखोगे. तो बोला है हाउ मेनी एक्ट्स ऑफ फ्यूजन मस्ट अकर पर सेकेंड, मतलब ये तुमसे पूछा है. तो n बाई टी इज इक्वल टू हो गया 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू मेगा को लिख सकते हो 10 to the power 6. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल. तो -19 10 का पावर 6 इससे कटेगा तो 10 का पावर 3 आएगा. 10 का पावर 3 इससे काटोगे तो 10 का पावर -16 ऊपर जाएगा +16. 10 का पावर +16 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 1.6 ये फैक्टर आ रहा. ठीक है, 00 काटोगे तो 10 का पावर 14. ये 10 का पावर 14 बटा 16 दूना 32 3.2. 10 इंटू 10 का पावर 13 बटा 3.2. ये कुछ के कुछ 3 के आसपास आ जाएगा. 10 का पावर 13 के टर्म्स में आंसर आएगा. ये रहा आपका आंसर फर्स्ट. पूरा कैलकुलेशन एग्जैक्ट तुम्हारे सामने किया है, ध्यान से देख ले. और बढ़िया आंसर मैच भी कर रहा. हाँ, बोलो. देख रहे हो, मतलब हम कॉन्फिडेंस है ना भाई. यूनिट हमने देख लिया, फॉर्मूला सही लगा रहा है आंसर आएगा.
फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज, ये भी बताता हूँ क्यों। फ्यूजन पे तो हम आएंगे, अभी फ्यूजन पे हम आएंगे। अब ये कुछ इंफॉर्मेटिक बातें हैं। इंफॉर्मेटिक बातें क्या, ये फ्यूल हम क्या यूज करते हैं, फ्यूल यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 यूज करते हैं। हेलो, हाँ जी सर, देखिए तो फ्यूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, यही आपको बता रहे थे फ्यूल। तो यूजुअली 235 और Pu-239 इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूज की तरह यूज करते हैं। नेचुरल यूरेनियम कंटेंट्स ओनली 0.7% ऑफ यूरेनियम, मतलब जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 जो होता है ना, मतलब यूरेनियम 235 मात्र 0.7% है। रिमेनिंग ऑफ 99.3 बीइंग U-238 विच इज नॉट फिजनेबल बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। हेंस enriched यूरेनियम इन विच 235 इज इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू अबाउट इतना परसेंट यूज एज अ फ्यूल इन द रिएक्टर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये तुम पढ़ लेना इंफॉर्मेशन के लिए। मॉडरेटर, उसके जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा था, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस बाय फिजन आर फास्ट विच हैव एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ 2 MeV, बट फिजन इज इंडेड मोस्टली इफेक्टिव बाय द थर्मल न्यूट्रॉन्स विच काइनेटिक एनर्जी इज अबाउट इतना, मतलब इतना एनर्जी न्यूट्रॉन के पास होता है, लेकिन हमें कराने के लिए इतना ही चाहिए। बड़ा फर्क है यार, मतलब मिलियंस टाइम कम है, 10 का पावर 6 है 2 मेगा, और वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसीलिए हमें यूज करना पड़ता है पहले हेवी वाटर और फिर कंट्रोल रॉड। देखो इसको पढ़ना शांति से, तुम्हें समझ आएगा। द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय फिजन आर फास्ट विच इज काइनेटिक एनर्जी 2 MeV, बट फिजन इज इंडीड मोस्ट इफेक्टिवली बाय थर्मल न्यूट्रॉन विच काइनेटिक एनर्जी इज अबाउट 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मिल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में 10 का पावर 6 होता है, इसीलिए तो हम उसको स्लो डाउन करते हैं। लो मोलिकुलर वेट, इट शुड बी मोस्ट ऑब्जर्व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, शुड अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन स्ट्राइकिंग इतना, न्यूक्लियस है इतना नहीं इतना आर प्रोड्यूस, ये तो रिएक्शन बैलेंस करके हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करके कर लो। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करके कर लो। कंट्रोल रॉड, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई इंसर्टिंग और विथ ड्रोइंग, अच्छा लगाया निकाला, नकाया निकाला, टू कंट्रोल रॉड विच एलिमेंट्स कैन कैडमियम और बोरॉन हुज न्यूक्लियाई अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन विदाउट अंडरगोइंग एनी एडिशनल रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन भी तो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो जो कंट्रोल ड्रम हम बनाते हैं वो कंट्रोल ड्रम बनाते हैं कैडमियम एंड बोरॉन का, ताकि वो फर्दर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ना कर दे, है ना, ताकि वो फर्दर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ना कर दे। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। कूलेंट, वही कूलेंट एनर्जी अब्सॉर्ब करके आगे जाता है, CO2 यूज करते हैं। द एनी फ्यूजन प्रोसेस हैज द रेशियो इतना इज, in any fusion process the ratio mass of fissionable produce but a mass of parent nuclei is, ये देख लेना एक बार। कंट्रोल रॉड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन मेड ऑफ, अभी बताया तो कैडमियम, कैडमियम था ना, क्या था रे,
कैडमियम एंड बोरॉन, तो सही तो लगा है कैडमियम। देखो कैडमियम, अरे ये वाली बात है, एनी फ्यूजन प्रोसेस मास ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस्ड मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, तो पेरेंट न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होगा और फ्यूजन करने के बाद मास कम होगा, तो रेशियो 1 से कम आएगी, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए एक्स है और ये वाई बन रहा और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, हमें पता है, तो एनर्जी रिलीज हुआ तो तभी होगा ना जब ये मास कम हो जाएगा, तो पेरेंट का मास ज्यादा है और डॉटर न्यूक्लियाई का मास कम है। ये पहले ही पढ़ा इसलिए मैंने बोला कर लेना। इसको करो तो एक बार, इसको करो तो एक बार। इन एनी फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो मास ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस्ड, मतलब ये जो प्रोड्यूस हुआ है और पेरेंट, तो पेरेंट का ज्यादा होता है इसलिए लेस देन 1 होगा, ये वाली बात है बेटा। कैडमियम न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम बात करते हैं फ्यूजन की, फ्यूजन की। फ्यूजन मतलब ऐड होना, छोटे छोटे न्यूक्लियाई ऐड होते हैं। प्रोसेस इन विच 2 और मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ऑफ हेवी न्यूक्लियाई। जैसे मान लो एक न्यूक्लियाई है और दूसरा न्यूक्लियाई है, अब हम इस दोनों को थ्रो करते हैं, थ्रो करते तो पास आएगा, पास आएगा तो न्यूक्लियाई तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सन है इज वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ 10 का पावर -12 टू 10 का पावर -13 मीटर। मतलब मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं के ई इंटू ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू तुम 10 का पावर -12 से 10 का पावर -13 मीटर रखोगे, आर का वैल्यू तुम 10 का पावर -12 से 10 का पावर -13 मीटर रखोगे, मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस रख रहे हो, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस रख रहे हो, तो बहुत कम डिस्टेंस रखोगे, 10 का पावर -12 मीटर, 10 का पावर -12 मीटर से 10 का पावर -15 मीटर, तो बहुत लार्ज आएगा। ये इतना छोटा, ये इतना छोटा, ये इतना छोटा है कि ये फोर्स बहुत लार्ज है और रिपल्सिव है, तो ये तो जुड़ ही नहीं पाएंगे ना। इसीलिए जो आपने वो नहीं देखा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब इधर से तुम न्यूक्लियाई फेंक रहे हो, इधर से तुम न्यूक्लियाई फेंक रहे हो, दोनों जा रहे हैं। अब जब पास में आएंगे तो इतनी ज्यादा रिपल्सन लगेगी कि इसको चिपकाना बहुत मुश्किल है। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी तो लगेगा, वो तो 10 का पावर -15 मीटर पे लगेगा। क्या हो गया यार, मुझे इतनी हेडेक कभी नहीं हुई मेरी आज तक। वो तो 10 का पावर -15 मीटर पे लगेगा, ये स्क्वायर भी तो कम होगा। अच्छा, और चाचा जो के बैठे हैं वो ले निकाल ही लेना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई ई है तेरा 1.6 इंटू, अच्छा एक मिनट, अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 1-2 थोड़ी ना है, अच्छा नहीं, दो छोटे लेंगे तो 2-4 ही होगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर बटा आर को लोगे 10 का पावर -13 का होल स्क्वायर। तो भाई तो आया ना, न्यूटन्स में तो आया ये 9 इधर है, 10 का पावर 9 है, तो तुम लोगे पावर को देखो तो 10 का पावर -38 इंटू 10 का पावर 9 बटा 10 का पावर 26, तो 38 -26, 26 -38 निकाल ही लो, चलो 26 4 8 4 12, तो 10 का पावर -12 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9, तो 10 का पावर -3 न्यूटन। ये बहुत लार्ज फोर्स है। सर कितना लार्ज? इतना लार्ज कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का, न्यूक्लियस का जो मास होता है 10 का पावर -27 kg है, तो जिसका मास इतना है उस पे वो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना होगा औकात दिखा देगा, ले फोर्स बटा मास, फोर्स है 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर -27, झेल पाएगा? बात कर रहा था, ज्ञान मत दे, लेकिन ठीक है तेरा डाउट बढ़िया था, बोला कि चार्ज भी तो कम है। तो भाई एक न्यूक्लियस के लिए उसके मास का ऑर्डर देखो और उसका फोर्स का ऑर्डर देखो, बहुत बड़ा हुआ ना भाई, पता जाएगा। हाँ सर, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो तब लगेगा, जब वो फर्मी मीटर के ऑर्डर में लग जाएगा। अब जैसे ही फर्मी मीटर के ऑर्डर में किसी तरीके से पास आ गया, किसी तरीके से फर्मी मीटर के ऑर्डर तक पास ला दिए, उसके बाद तो तुम्हारा काम आसान होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के चिपका देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तभी लगेगा जब फर्मी मीटर के ऑर्डर में जाओगे, जब फर्मी मीटर के ऑर्डर में जाओगे तभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दो, और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैसे दोगे? टेम्परेचर बढ़ा के।
इसलिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू गिव sufficient energy to overcome the electrostatic barrier, electrostatic repulsion, ये कहानी है, कितना? तो ये सॉल्व करके आता है कुछ 10 का पावर 7 से 10 का पावर 9 केल्विन, और इतना ही टेम्परेचर होता है सन का, इसलिए वहां पे हमने सोचा फ्यूजन ही होता होगा। दिस ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस। लाइट न्यूक्लियाई क्या है? फ्यूजन मतलब जुड़ना। हाँ, लाइट न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई तो होता ही नहीं है। मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बकलोल, लाइट न्यूक्लियाई। दिस ऑफ द फॉलोइंग आर द सुटेबल फॉर द फ्यूजन। फ्यूजन मतलब लाइट न्यूक्लियाई में ही होता है। ये तो करा चुका हूं मैं पहले ही। सॉल्व करना E बराबर mc स्क्वायर से होगा, डेल्टा mc स्क्वायर, ये पहले ही करा चुका हूं। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर बिकॉज न्यूक्लियाई ब्रेक अप एट अ हाई टेम्परेचर, नहीं। एटॉमिक गेट आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, बकलोल। काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल्स ब्रेक कितनी बकवास बातें कर रहा है, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ये सवाल बेटा कर चुके अपन, ये सवाल हम कर चुके, पहले ही करा दिया मैंने। डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर होगा, ये देख लो एक बार। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। चलो 30 सेकंड का पोल करा दे तो फटाफट कर, पोल कर, पोल कर, पोल। %, ठीक है, तो पता ही था मुझे। खैर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। अब कल तबियत ठीक होगा तो क्लास लूंगा, नहीं तो कल छुट्टी रहेगी। धन्यवाद आपका। ले वीडियो कॉल कर देता हूँ उस समय से। अभिनव वर्मा, ऐसे 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 और ऐसे 4 लोगों को कनेक्ट किया मैंने। कोई नहीं उठा रहा भाई। ले, इतने ही लोग हैं। लक्ष्य बैच में लक्ष्यन में लक्ष्य गुप्ता है, लक्ष्यन। तो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है तू? मतलब पहले दिन तो सब ज्वाइन कर लेता है, लेकिन लास्ट दिन तक पढ़ाई करते रहना बहुत बड़ी बात होती है। गुड इवनिंग। अरे वाह, लास्ट दिन तक पढ़ाई करते रहना बहुत बड़ी बात होती है। तुम लोग पढ़ रहे हो? ओ भाई, अरे वाह। ए बैगन, नमस्कार। बैगन, ये बैगन है, देखो। हटो, बैगन को हटाओ। बैगन को भगा दिया, एक एक करके सबको भगा दूंगा। हाँ, तो क्या करना, दिखाई सुनाई करके क्या करना है? तुम मुझे दिखाई दे रही हो और सुनाई दे रही हो। साल भर तो मैं ही दिखाई देता हूं, आज तुम दिखाई दो। चलो हो गया, एक एक करके आते जाओ, निकलते जाओ। चलो, मम्मी पापा को बुला के लाओ, मैं कंप्लेन करूंगा। मम्मी पापा को बुला के लाओ, मैं कंप्लेन करूंगा सबका। अरे ये फिर आ गया, रे रामलाल, जाएगा कि नहीं तू? चलो हो गया,
साल भर तो मैं ही दिखाई देता हूँ, आज तुम दिखाई दो। चलो हो गया। चलिए चलिए, निकलते रहिए, आइए जाइए। चलिए चलिए चलिए। इसमें इतने लोग थोड़ी ना पढ़ रहे होंगे यार। सबका नंबर नहीं आता है क्या? अच्छा, ये उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं जो पढ़ने वाले हैं, तुम स्पैमर को हटा देते हैं क्या? ऐसा है कुछ इसमें? ये एक चीज तो है शायद कि जो बच्चे कुछ पर्टिकुलर से ज्यादा क्लास करते हैं। हाँ, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ऐसे कर, ऐसे कर। ये क्या है? मार के, मार के चेहरा खराब कर दूंगा। प्रणाम कर, हेलो। ये कहां से है? ऐसे करो। प्रणाम कर। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ऐसे कर, ऐसे ऐसे, नमस्कार सर। हाँ, आप ठीक है ना? हेलो। कोई बात नहीं। भारी जनता में, भारी जनसंख्या में जनता जुड़ चुकी है। हेलो हेलो। नमस्कार। हाँ, ये तरीका है बात करने का। खुश रहो बेटा, सबको खुश रहो, मतलब मैं तो मजाक कर रहा था। चलो, हो गया हो गया, तुम्हारा नंबर आ गया। चलो चलो, हो गया। हैं? फिर आ गए? अरे, हो गया ना, तेरा काम हो गया, निकल। एक कलुआ आया, देखो, कलुआ से बात करते हैं। रे कलुआ। कलुआ भाग गया। कलुआ आया था अभी, अभी कलुआ आया था। कलुआ, तुम्हारे बैच में लड़कियां ही पढ़ती है क्या? नमस्कार बेटा, नमस्कार। खुश रह। तुम्हारे बैच में सिर्फ कलुआ ही पढ़ती है क्या? लड़कियां ही पढ़ती है क्या? लड़के तो ऐड ही नहीं हो रहे। उनको उनको हटा दिया है, उनको बोला निकलो। हमारे बैच में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। चलो, हो गया खत्म, मेला खत्म। चलिए निकलिए, निकलिए, मेला खत्म हो गया, चलिए। चलिए चलिए, मेला खत्म। देखो कलुआ, देखो एक कलुआ, ये देख कलुआ है, कलुआ। रे कलुआ, रे, एक कलुआ इधर है। कलुआ, देखो कलुआ है, देखो कलुआ। रिफ्रेश कहाँ से होता है? यहाँ से कर दिया रिफ्रेश। रे कलुआ, हो गलो जा। कहाँ से रिफ्रेश करते हैं? यहाँ से। अच्छा, वेरी गुड। रिफ्रेश करने के बाद लक्स सपोला। अच्छा सपोला, मतलब ये कौन आदमी है? सपोला कहाँ से घूम घुस गया अंदर? चलिए 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 चलिए, आइए आइए आइए, बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इस बार लड़कों का नंबर आया है। हाँ। अरे, गुड इवनिंग, नमस्कार। ये देखो, लाल लाल, लाल छरी मैदान खड़ी। बलदेव, रे बलदेव, बलदेव, अरे जतिन गुप्ता। चलिए चलिए चलिए, आइए, चेहरा दिखाइए, बाहर निकलिए, चलिए चलिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। चलिए चलिए। कहाँ से हो? कहाँ घर बा? कहाँ घर बा? कहाँ बा घर, कहाँ बा? कहाँ घर बा? हैं? डावर लाल दत्तमंजन के प्रचार कर रही हो क्या ऐसे? घर कहाँ बा, घर? भाग गई का? घर पूछा तो भाग गई। चलो रिफ्रेश करते हैं। चलो चलो चलो। रे, पूरे गांव को जोड़ दिया इसने तो।
अरे पूरे पूरे गांव को जोड़ दिया तूने। अरे 20 कहां से? पूरे गांव को जोड़ दिया इसने। नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हरियाणा से है देखो ये। हरियाणा से हो ना बेटा प्रियंका? अरे रुक रुक। राम राम बेटा, राम राम। राम राम। जय हनुमान। ये गांव हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे गुड इवनिंग। ये यही था जो कह रहा था, जो धमकी दे रहा था, मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त, यही है क्या? इसमें ये कलुआ है, ये रामलाल है, ये बाबू जलेला है, ये मजनू मजेदार है। पूरे गांव को जोड़ दिया इसने। वाह बेटा, मौज कर दी एकदम। बहुत बढ़िया, नोट्स बनाया पूरा। ये अच्छा बच्चा है, भोला बच्चा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो। भोला बच्चा है तू, बहुत अच्छा बच्चा है तू। ओ लो लो। अरे कितने आदमी हो रहे? ये तो ऑनलाइन मीटअप हो गया। बेटा खुश रह, खुश रह, तू खुश रह। हाँ पागल, देख पीछे से मार मार पकड़ के, झोटा पकड़ के खींच के मार मार, झोटा पकड़ के। पगली देख पीछे से जाए, चुप मार मार पकड़ के, झोटा पकड़ के खींच के मार। गांव, मैं और मेरे गांव के दोस्त वाला यही है देखो। रे रे कितने आदमी थे रे? मजा आ रहा है यार। अरे एक दूसरे को मत मारो रे। ये तो यार अस मूवमेंट हो गया। ये मुझे तो पहले एक बात बताओ कि तुम लोगों में से सब्सक्रिप्शन किसने लिया है और फ्री में कितने लोग पढ़ रहे हैं? चलो ये बताओ पहले, कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, कितने लोग फ्री में पढ़ रहे हैं, ये बताओ पहले। एक सब्सक्रिप्शन में इतने लोग पढ़ रहे हो, ये तो भारी नुकसान है। कितने लोग हो रहे देखो, और सब 10-10 रुपया जोड़ के, 10-10 रुपया जोड़ के ये सब्सक्रिप्शन लिया। देखो 10-10 रुपया जोड़ के, ये है सबका 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 नेता, यही लग रहा है मुझे। रे कलुआ मार। 40 लोग हैं। ये तो एकदम अस मोमेंट वाला हो गया। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं, बोलते जाओ। कहां से हो, कहां से हो, कहां से हो? एक उधर से सुन के आ रहा है, बता रहा है कि सर ये पूछ रहा है कहां से हो, घर कहां बा, घर कहां बा, की नाम बा, गांव कौन सा बा? हाँ कितने लोग, कहां, घर कहां है, कहां से हो? मजा आ गया यार। पूरा गांव एक सब्सक्रिप्शन में 400-400 रुपया जोड़ा होगा सब, नहीं 40 लोग हैं, 100-100 रुपया जोड़ा होगा। घर कहां है, घर तेरा घर? सभी के पास बैच नहीं है। अरे पीछे देखो, पीछे रे, पीछे देख रे, कितने लोग। जवाब, अरे ऐसे मत बोल पब्लिकली, नवोदय विद्यालय पता चल जाएगा, फोन जब्त हो जाएगा सबका सब। जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुर। ओके कमिंग, आई एम कमिंग। चलो बाय। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। 40 लोग एक साथ एक सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हैं,
पैसा इकट्ठा करके। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, अपन तो मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय।